वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह तीसरा भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज महत्वपूर्ण थ्योरी समझेंगे और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल समझेंगे। तो थ्योरीज को अच्छे से समझिए और न्यूमेरिकल को एक एक लाइन को अपने अच्छे से कॉपी में लिखते भी रहिए। जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का जो पहला जो थ्योरी है, नॉर्मलता समझेंगे, मोलरता समझेंगे और मोललता समझेंगे। और इसी तीनों पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सवाल। जो सवाल को विज्ञान में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल कहते हैं। तो न्यूमेरिकल पर भी आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब पहला हेडिंग समझेंगे, नॉर्मलता। नॉर्मलता की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। अगर नॉर्मलता की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए मोलरता की भी परिभाषा याद हो गया और मोलरता की भी परिभाषा याद हो गया। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 1000 ml, 1000 ml कहिए या 1 लीटर कहिए। तो ml का मतलब मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है। तो 1000 ml या 1 लीटर विलायक में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो जो विलयन में उपस्थित, यहीं पर बस ध्यान देना है। यहाँ नॉर्मलता जब बोलेंगे तो तुल्यांकी भार बोलेंगे। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे, नॉर्मलता के जगह पे क्या कहेंगे, तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अगर हम मोलरता की परिभाषा को समझेंगे तो बस यहीं पर जो तुल्यांकी भार देख रहे हैं, तुल्यांकी भार को हटा देंगे और उसके जगह पे लिखेंगे मोलों की संख्या। परिभाषा बन गया। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है परिभाषा में, तो ध्यान देते रहिए और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जान गए ना क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। अब इसका सूत्र जानेंगे। नॉर्मलता का सूत्र होता है मात्रा बटा तुल्यांकी भार बटा आयतन, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो नॉर्मलता का सूत्र भी याद रख लीजिए, मात्रा बटा तुल्यांकी भार और पूरे का बटा आयतन, वो भी किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। अब यहाँ कुछ विशेष के बारे में समझेंगे जो बहुत ही ये क्या हैं, आईएमपी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितना होता है, तो नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता n लिखेंगे। क्या होता है, n होता है। और सेमी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितना होता है, तो n/2 होता है। n/2 कब प्रयोग करेंगे, सेमी जब रहेगा, सेमी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता n/2। और डेसी नॉर्मल की नॉर्मलता कितना रहेगा, n/10। n बटा क्या कहेंगे, 10। और सेंटी, देखिए सेमी है और ये क्या है, सेंटी है। तो क्या कहेंगे, आपका सेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता क्या हो जाएगा, n/100। और सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता, सेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता कितना बताए हैं, n बटा कितना बताए हैं, 100। और मिली नॉर्मल की नॉर्मलता कितना बोलेंगे, n/1000। तो मिली नॉर्मल में 1000 और सेंटी में बटा में क्या रहेगा, 100। और पेंटी, ध्यान देंगे, पेंटी नॉर्मल की नॉर्मलता कितना होगा, n/5। पेंटी में 5 बोलेंगे। अब पेंटा जब कह देंगे, पेंटा नॉर्मल में की नॉर्मलता का होगा 5n। देखिए यहाँ पर पेंटी जब रहेगा तो बटा में 5 और पेंटा जब रहेगा तो 5n। और डेका नॉर्मल की नॉर्मलता कितना होगा, 10n। तो यह जो विशेष में है नॉर्मलता संबंधी, तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब इसी जो मान लिखे रहेंगे इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा। नॉर्मलता में तुल्यांकी भार की संख्या को क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलरता। मोलरता क्या है? बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ मोलरता की परिभाषा को देखेंगे और भी को क्या पढ़े हैं? नॉर्मलता की परिभाषा देखे हैं। बस थोड़ा सा तो अंतर है परिभाषा में। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1000 ml। इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़े थे? 1000 ml उसमें भी था और इसमें भी 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में, ध्यान दीजिए किसमें? बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे यम से क्या करेंगे? प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। और उसमें क्या था? ग्राम या तुल्यांक था, अब क्या कहेंगे? ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। तो इतना आसान परिभाषा है कि 1000 ml या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसकी संख्या? मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है? इसका 2 मात्रक लिखा गया है। पहला मात्रक है मोल प्रति लीटर कहिए या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो मोलरता का सूत्र होता है मात्रा बटा अणुभार। इसके पहले यहाँ था तुल्यांकी भार, अब क्या कहेंगे? मात्रा बटा अणुभार बटा क्या हो जाएगा? आयतन, किसमें? लीटर में। तो मात्रा बटा अणुभार बटा क्या कहेंगे? आयतन, लीटर में। इस सूत्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी भाग में आज इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो सूत्र भी आप लोग याद करते चलिए। अगर कॉपी में नोट किए रहेंगे तो आपको सूत्र को भी देख लेंगे कि हमारा मोलरता का सूत्र क्या है, नॉर्मलता का सूत्र क्या है। अब यहाँ इसमें भी कुछ विशेष याद रख लीजिए। तो विशेष में इसमें क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे मोलर की मोलरता। उसके पहले क्या था? नॉर्मल की नॉर्मलता। अब इसमें लिखेंगे मोलर की मोलरता, क्या होगा? यम होगा। उसके पहले अब दूसरा जानेंगे सेमी मोलर की मोलरता। तो सेमी मोलर की मोलरता कितना होगा? तो यम बटा 2। और डेसी मोलर की मोलरता तो कितना हो जाएगा? यम बटा 10। और सेंटी मोलर की मोलरता तो यम बटा 100। और मिली मोलर की मोलरता तो कितना हो जाएगा? यम बटा 1000। और पेंटी मोलर की मोलरता तो यम बटा क्या हो जाएगा? 5। पेंटी है तो क्या बोलते हैं? 5। और पेंटा देखेंगे ध्यान से, पेंटा मोलर की मोलरता, यह पेंटी है और यह क्या है? पेंटा है। तो पेंटा मोलर की मोलरता कितना हो जाएगा? 5 यम हो जाएगा। और लास्ट जो है डेका मोलर की मोलरता बराबर कितना हो जाएगा? 10 यम। तो समझ में आ गया होगा। इसे विशेष में इसको याद रखिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोललता क्या है। अब मोललता की परिभाषा समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिलियन की मोललता, ध्यान दीजिएगा ललता है मोललता। तो यहाँ पे पहले क्या था? 1000 ml था। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम को क्या कहते हैं? 1 kg 1 किलोग्राम कहा जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर 1000 ml था। अब यहाँ पे ml के जगह पे क्या बोलेंगे? ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कितना आसान है। 1000 ग्राम कहिए या 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल यम, याद रखेंगे किसे? स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक ग्राम अणु प्रति केजी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो ग्राम अणु प्रति केजी होता है।
अब यहाँ मोललता का सूत्र क्या होता है, तो मोललता का सूत्र नोट कर लेंगे, ग्राम बटा अणुभार बटा विलायक का भार, और विलायक का भार किस में, तो केजी में। तो विलायक का भार किस में नोट करेंगे, तो केजी में होगा। अब यहाँ विशेष में इसको याद रखेंगे कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखेंगे मोललता किस पे, ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वह ताप पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, इसलिए मोललता भी किस पे, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो मोललता की परिभाषा बहुत आसान था। अब इस सूत्र को याद रखिएगा, अभी इसी सूत्र के सहायता से आगे सवाल बताया जाएगा। अब यहाँ पे मोलल विलयन, मोलल विलयन क्या होता है, तो मोलल विलयन की भी परिभाषा समझ लीजिए। अब लिखेंगे विलायक के 1 किग्रा में, विलायक के किग्रा में 1 किग्रा में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। जो विलायक होते हैं उसमें 1 किग्रा पदार्थ का 1 मोल, को मोल 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं। कितना आसान है, माने 1 किग्रा पदार्थ में कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल अगर उपस्थित होता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे, मोलल विलयन कहते हैं। अब मोस्ट आईएमपी अब सूत्र आ गया है कि नार्मलता तथा मोलरता में क्या संबंध है। तो नार्मलता तथा मोलरता में संबंध याद रखिएगा, यन बराबर होता है यम यन। यह आपका यन और यह यन में अंतर है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो पहले इस सूत्र को नोट कर लेंगे कि नार्मलता तथा मोलरता में संबंध होता है यन बराबर यम यन। यन का नाम क्या है, तो नार्मलता है, यम का नाम क्या है, मोलरता है, और छोटा जो स्मॉल यन है उसका नाम क्या है, अम्लता है, क्षारीयता है और संयोजकता है। तो इसका 3 नाम, अम्लीयता, क्षारीयता और संयोजकता इसका नाम है। तो किसका यह संबंध था, नार्मलता तथा मोलरता में ये क्या है, संबंध है। अब हम लोग क्वेश्चन अब हल करेंगे, जो अभी सूत्र बताया गया है उसी सूत्र पे न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा और एक एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, बताइएगा। तो अब पहला क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिए, और यहाँ तो क्वेश्चन को एक एक लाइन आपको समझाएंगे। जहाँ भी अगर दिक्कत होगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। तो 4 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH होता है, और जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कितना है, 250 ml कर दिया गया। तो विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो नार्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ लिखेंगे मात्रा। क्या लिखेंगे, मात्रा। तो मात्रा इसमें कितना है, तो यहाँ नोट कर लेंगे, मात्रा जो है क ग्राम है, तो 4 ग्राम है। तो मात्रा बराबर लिखेंगे 4 ग्राम। अब ये मात्रा तो 4 ग्राम हो गया। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे NaOH, NaOH का यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी भार, यहाँ लिख देंगे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, अब एक एक लाइन को समझिए और तुल्यांकी भार को यहाँ पर निकालना सीखिए। तो Na का नाम है सोडियम, और सोडियम का परमाणु भार जो होता है वह 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है प्लस। और O का कितना होता है, तो 16 होता है। और H का कितना होता है, तो H का जो होता है 1 होता है। अब ये 23, 16 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयतन। तो यहाँ आयतन कितना है, तो यहाँ नोट करेंगे आयतन जो है 250 ml है, 250 ml मिली लीटर है।
अब यहाँ 250 जब मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदलेंगे, तो लीटर में कैसे बदलाता है। अब यहाँ लिखेंगे 250, अब भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीटर। याद रखिएगा, जब ml से जब लीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करते हैं, 1000 से भाग कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 25 से कन्नम 25, अब 25 चौको 100 कट गया। कटने के बाद कितना आएगा, तो यहाँ नीचे नोट करेंगे, आयतन जो आ गया 1/4 लीटर आ गया। तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या नोट किए, मात्रा, उसके बाद से तुल्यांकी भार और आयतन, और आयतन नोट करने के बाद से अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे नार्मलता का। अब यहाँ नार्मलता का सूत्र लिखने के बाद से तब उसके बाद से इसका मान इसमें क्या कर लेंगे, भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नार्मलता। तो नार्मलता का सूत्र अभ्यास में आज ही बताया गया है कि नार्मलता का सूत्र होता है मात्रा, क्या होता है, मात्रा बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटा, पूरे का बटा है, पूरे का बटा क्या है सूत्र में, आयतन, आयतन किसमें, लीटर में, यह सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए सूत्र को, क्या है, मात्रा बटा तुल्यांकी भार बटा आयतन किसमें, लीटर में। अब यहाँ मान को क्रमशः एक एक लाइन भरेंगे। अब यहाँ पे बराबर पहले कर लेंगे, बराबर करने के बाद से मात्रा, तो मात्रा कितना है, तो 4 है, मात्रा कितना है, 4 बटा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना है, तो तुल्यांकी भार 40 है, तुल्यांकी भार 40 पूरे का बटा, और आयतन, आयतन कितना है, तो 1/4 है, आयतन कितना है, तो 1/4 है। अब यह 4 कहाँ से आया, तो ये मात्रा हो गया, बटा, यह बटा हो गया, तुल्यांकी भार 40 हो गया, आयतन 1/4। जो नीचे रहता है सबसे कहाँ जाता है, ऊपर, यह कहाँ चला जाएगा, बीच में। तो 4 चौको कितना हुआ, 16, 4 चौको 16 बटा 40 से कन्नम 40। अब 40 से किस में भाग कर देंगे, 40 में जब 16 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4, या इसको और भी छोटा, तो इससे छोटा जब करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दहा में 40, तो 4/10 हो जाएगा। 10 से जब 4 में भाग करेंगे तो 0.4 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, अतः नार्मलता कितना हो जाएगा, 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यह नार्मलता का मात्रक क्या होता है, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो नार्मलता समझ में आ गया होगा कैसे गणना करते हैं। एक क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग लगा करके उसे कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 4 ग्राम, ध्यान देंगे क ग्राम, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। कितना ml कर दिया गया, तो 500 ml कर दिया गया। तो विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करके और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्या यह नार्मलता लगाना आप सीख गए कि नहीं सीखें। तो इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और आंसर बताइएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। Na बराबर 23 है और Br बराबर 80 है। Na बराबर 23 का मतलब हो गया कि Na का जो परमाणु भार होता है वह 23 होता है और Br का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है, 80 होता है। तो यह क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और किसकी गणना करेंगे, मोलरता का। तो एक एक लाइन समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद से
और यहाँ पहले देखेंगे मात्रा कितना है। तो मात्रा यहाँ कितना है, तो यहाँ लिखेंगे मात्रा बराबर है 20.6 ग्राम है। 20 कितना है, 6 ग्राम है। तो एक मान तो नोट हो गया। उसके बाद से यहाँ आयतन कितना दिया गया है, तो आयतन 500 मिली दिया गया है। अब यहाँ पहले यन्ने बीआर का जो है पहले अणुभार निकालेंगे। यन्ने बीआर का जो है का अणुभार। तो अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यन्ने का जो है परमाणु भार कितना होता है, तो 23 होता है, प्लस हो गया। और बीआर का कितना होता है, तो 80 होता है। 80 में जब 23 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 103 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। आयतन कितना है, तो आयतन जो है 500 ml है। तो 500 यहाँ लिख देंगे ml है। अब यहाँ पर 500/1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब 1000 से जब भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए। 5 × 9 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, बराबर कर लेंगे 1/2 लीटर। 1 कितना आ जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आयतन 1/2 लीटर कैसे हुआ। 500 ml था, 1000 से भाग करेंगे 1/2 लीटर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे अब जो है सूत्र लिखेंगे मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर सूत्र को अभ्यास में बताया गया है। तो मोलरता का सूत्र क्या बताया गया है, मात्रा बटा अणुभार। क्या है, मात्रा बटा जो है अणुभार होता है, और पूरे का बटा होता है, पूरे का बटा। और यहाँ क्या लिखेंगे, आयतन लीटर में, आयतन किस में लिखेंगे, लीटर में। यह सूत्र होता है। अब इसी में मान को क्या भरेंगे, ऊपर जो मान निकला हुआ है ये मान को इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे पहला मान क्या है, तो मात्रा का है। और मात्रा इसमें कितना दिया गया है, तो मात्रा जो है 20.6 दिया गया है। तो मात्रा के जगह पे क्या लिख देंगे, 20.6। 20 क्या हो गया, 6 बटा, ये बटा है अणुभार। अणुभार कितना है, तो अणुभार जो है 103 है। तो यहाँ अणुभार के सामने क्या लिखेंगे, 103 पूरे का बटा आयतन। आयतन कितना है, तो 1/2 है। आयतन की जब 1/2 रख देंगे। अब उसके बाद से यह मान जब भर लेंगे तो मान को भरने के बाद से यह 2 को कहाँ भेज देंगे, सबसे ऊपर चला जाएगा, और यह 1 जो है यहाँ पे चला जाएगा। अब जब 2 में इसमें गुणा करेंगे 20.6 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 2 छके 12 को 2, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 शून्य 0, और हासिल में लेके कितना हो गया 1, और 2 दूना 4। तो 41.2 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 103। अब 41.2 में 103 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः लिखेंगे, अतः मोलरता बराबर कितना आ गया, तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर कितना आया है, 0.4। मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक बताया गया है ग्राम अणु प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम अणु प्रति लीटर हो जाएगा, या मोल प्रति लीटर भी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मोलरता कैसे गणना किया गया। अब एक क्वेश्चन इसमें भी दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 5.3 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 500 ml जल में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करना है, इसे अपने कॉपी में लगा करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। और यहाँ पे इसका परमाणु भार क्या है, सोडियम का क्या होता है तो 23 होता है, और कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो मोलरता कैसे निकाला जाता है इसे हल कीजिए और इसका आंसर को कहाँ भेजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे पास भेजिए। तो हम समझेंगे कि आप लोग मोलरता लगाना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न मोलरता पर। तो क्वेश्चन है, एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है मोलरता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे कि अणुभार कितना दिया गया है क्वेश्चन में। तो अणुभार जो है इसमें 30 दिया गया है। क्वेश्चन में कितना अणुभार है तो 30 है। तो यहाँ लिख लेंगे अणुभार बराबर कर लेंगे 30, एक मान जो है मालूम हो गया। अब मात्रा जो कितना है तो मात्रा 3 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे मात्रा बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 ग्राम। मात्रा कितना हो गया तो 3 ग्राम। और आयतन कितना दिया गया है तो यहाँ आयतन नहीं दिया गया है, यहाँ विलयन का भार दिया गया है। कितना दिया गया, विलयन का भार। तो यहाँ लिख देंगे विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार। तो विलयन का भार कितना है तो 250 ग्राम है। अब ये ग्राम को किस में बदलेंगे, केजी में। 250 बटा 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वो किस में आ जाएगा, केजी में। अब 0 से 0 को काट देंगे, 25 से का नाम 25, 25 चौको 100, कितना आ गया तो 1/4 केजी हो गया। तो 1/4 केजी कैसे हुआ समझ में आ गया होगा कि ये 0 0 काटे, 25 से का नाम 25, 25 चौको 100, 1/4 केजी। अब यहाँ पे किसकी गणना करना है तो मोलरता की गणना करना है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र होता है मात्रा बटा अणुभार बटा विलयन का भार, किसमें, केजी में होता है। तो यहाँ मात्रा कितना है तो मात्रा जो है 3 ग्राम है, और अणुभार कितना है तो 30 है, और विलयन का भार कितना है तो 1/4 केजी है। यह मान को यहाँ पे क्या रखेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3/3 कहाँ से आया तो ये मात्रा का मान हो गया, यह अणुभार हो गया, और यह जो है विलयन का भार है, जो नीचे सबसे ऊपर जाएगा यह बीच में चला जाएगा। तो 4 तिहाई 12/30 का नाम 30 हो जाएगा। अब यह 6 से इसको जब काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 2/5। अब 2/5 हो गया, 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौको 20, तो 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे अतः लिख देंगे मोलरता बराबर 0.4 ग्राम अणुभार बटा क्या होता है, केजी हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि मोलरता की गणना कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट। तो इसमें मूल प्रभाज या मूल अंश में पहले इसकी परिभाषा समझेंगे, और उस पर हम लोग क्या समझेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि हर साल के परीक्षा में एक न्यूमेरिकल मूल प्रभाज पर पूछा जाता है। तो पहले मूल प्रभाज की परिभाषा क्या है तो किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विलय या क्या है, विलायक के मोलों की संख्या तथा और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते
हैं। तो जो विलयन जब बनेगा तो उसमें विलय भी रहता है और क्या रहता है, विलायक होता है। तो यहाँ मूल प्रभाज का दो सूत्र बनेगा, एक विलय के लिए बनेगा और एक विलायक के लिए बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है किसी विलयन में विलय या क्या, विलाय। विलय और विलायक जब मिलता है तो क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो विलयन में दो अवयव होते हैं, विलय होते हैं और क्या होते हैं, विलायक होते हैं। इसलिए यहाँ पर विलय भी है और क्या है, विलायक के मूलों की संख्या तथा किसकी, विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मूल प्रभाज विलय के लिए निकालेंगे तो पहले यहाँ पे माना जाएगा कि माना विलय में मूलों की संख्या क्या मानेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ छोटा n मान लीजिएगा। विलय में मूलों की संख्या क्या मानेंगे, छोटा n, तथा विलायक में मूलों की संख्या आप क्या मान लीजिए, बड़ा n। तो समझ में आ रहा होगा कि विलय में छोटा n और विलायक में बड़ा n मान लेंगे। अब यहाँ विलय का मूल प्रभाज का जब सूत्र लिखेंगे तो विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे विलय में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ विलय है तो इसलिए यहाँ विलय लिखेंगे, विलय में मोलों की संख्या। अब है विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बन जाएगा, तो विलय में मूलों की संख्या क्या माने हैं, तो विलय में मूलों की संख्या क्या माने हैं, छोटा n माने हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटा n हो गया। और कुल मूलों की संख्या मतलब ये हो गया कि विलय में और विलायक में दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसलिए हो जाएगा n प्लस n, माने ये छोटा n प्लस ये बड़ा n। तो छोटा n किसका है, तो विलय का, और बड़ा n क्या है, विलायक का। तो n बटा n प्लस n, ये सूत्र को याद रखिएगा विलय का मूल प्रभाज का। अब इसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाज याद रखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा भी याद हो जाएगा और सूत्र भी याद हो जाएगा। तो यहाँ विलायक का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ विलायक है तो इसलिए अब यहाँ का लिखेंगे विलायक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। इसके पहले यहाँ पे क्या पढ़े हैं, विलय, तो यह विलय का मूल प्रभाज था तो इसलिए विलय बोलेंगे। और विलायक है तो क्या बोलेंगे, विलायक में मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ विलायक का मूल प्रभाज बराबर, तो यह विलायक है तो विलायक में मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा n से। तो n बटा n प्लस n, ये n प्लस n का मतलब क्या है, कुल मोलों की संख्या है। और ये बड़ा n क्या है, तो विलायक में मोलों की संख्या है। तो यह दो सूत्र है, दोनों सूत्र को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यह विलय का मूल प्रभाज में ऊपर छोटा n रहेगा और n प्लस n, और विलायक का मूल प्रभाज में ऊपर बड़ा n रहेगा और नीचे क्या रहेगा, n प्लस n रहेगा। तो दोनों के सूत्र में क्या अंतर है, बस ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ छोटा n है और यहाँ क्या है, बड़ा n है। तो दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि मूल प्रभाज की परिभाषा क्या है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए परिभाषा को, सूत्र को। अब इसी सूत्र के सहायता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक एक लाइन को, न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। जहां भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जानेंगे मूल प्रभाज पर। किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या 3, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या कितना है, 3 है, तथा विलायक के मूलों की संख्या कितना है, 6 है। तो मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे अच्छे से आप लोग न्यूमेरिकल को समझिए। जहां दिक्कत है वहां जरूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद से क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, तो विलय के मूलों की संख्या। तो विलय के मूलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विलय के मूलों की संख्या को छोटा n से प्रदर्शित करते हैं। बराबर लिख देंगे, यहाँ पर बराबर कितना है, तो बराबर लिखेंगे
3 और विलायक के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बड़ा यन से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़ा यन कितना हो जाएगा? 6। तो ये समझ में आ रहा होगा कि छोटा यन और बड़ा यन क्या है। यहाँ पर जो है छोटा यन का मतलब क्या है? विलय के मोलों की संख्या है और बड़ा यन क्या है? तो विलायक के मोलों की संख्या है। अब यहाँ पे मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि विलय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज, केवल मोल प्रभाज कह दिया गया है। तो समझिएगा, जब केवल मोल प्रभाज कहा रहेगा क्वेश्चन में तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा, विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, दोनों की गणना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ सूत्र लिखाएगा विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र तो जानते हैं, अभी बताए हैं सूत्र को। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या है? तो विलय है तो इसलिए सूत्र हो जाएगा n बटा n प्लस बड़ा यन हो जाएगा। तो यह सूत्र किसका है? तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है n बटा n प्लस n। अब n का मान इसमें कितना रखेंगे? तो n का मान जो है 3 रखेंगे और यहाँ का हो जाएगा 3 प्लस 6। इसके बाद से नीचे नोट करेंगे, बराबर कर लेंगे, फिर 3 बटा 6, 3 कितना हुआ? 9। ये 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 3 एक नम 3, 3 त्रिकी 9 कट गया। तो कितना आ गया? 1/3। यहाँ लिख देंगे 1/3। 1/3 किसका आ गया? तो विलय का प्रभाज आ गया, विलय का मूल प्रभाज। यहाँ लिख देंगे विलय का कौन प्रभाज? मूल प्रभाज। तो विलय का मूल प्रभाज कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब उसके बाद से किसका प्रभाज निकालेंगे? तो विलायक का। अब यहाँ पे विलायक का सूत्र लिखेंगे, विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज का सूत्र तो याद ही होगा, विलायक का मूल प्रभाज। तो इसका सूत्र होता है, विलय का मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज में केवल एक ही जो है संख्या का अंतर है। बस यहाँ ऊपर पहले क्या था? छोटा यन था। तो अब क्या करेंगे? बड़ा यन बटा यन प्लस यन बराबर कर लेंगे। अब यन का मान, बड़ा यन का मान कितना है? तो बड़ा यन का मान देख लेंगे, बड़ा यन का मान क्या है? 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 हो जाएगा, बटा हो गया 3 प्लस 6 बराबर कर लेंगे 6 बटा 6, 3 कितना हुआ? 9 होने के बाद से अब यहाँ जो है कट जाएगा 3 से। तो 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9 कट गया। कितना आ गया? 2/3। 2 बटा क्या आ गया? 3। तो यह किसका आ गया? तो विलायक का मूल प्रभाज कितना आ गया? 2/3 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिए देंगे, तो यह क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बताना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या 5 तथा विलायक के मोलों की संख्या 10 है, तो विलायक का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल विलायक का मोल प्रभाज की गणना करना है, विलय का मोल प्रभाज की गणना नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या करिए? नोट कर लीजिए और इसे हल कीजिए और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिए, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग हमारा पढ़ाया क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसे कमेंट कीजिएगा आंसर को। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 90 ग्राम जल में क्या है? घुला है। 46 ग्राम जो एथिल एल्कोहल है वो 90 ग्राम जल में क्या है? घुला है। तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 2 समान हैं। पहला समान का नाम है विलय और दूसरा समान नाम क्या है? विलायक। तो इसमें विलय कौन है? तो एथिल एल्कोहल जो है 46 ग्राम है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो इसलिए कौन सी है? विलय है। और 90 ग्राम क्या है? जल है, इसलिए जल कौन सी है? विलायक है। तो इसमें मोल प्रभाज की गणना करना है। तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ दिक्कत हो तो क्या कीजिए? जरूर कमेंट कीजिए।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे विलय के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद और यहाँ लिख देंगे किसके लिए, तो विलय के लिए। पहले विलय के लिए निकालेंगे, उसके बाद से किसके लिए, तो विलायक के लिए निकालेंगे। तो विलय के लिए, तो विलय के लिए यहाँ नोट करने के बाद से तो इसमें मोलों की संख्या नहीं दिया गया है, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ विलय कितने ग्राम है, तो 46 ग्राम है। तो 46 ग्राम है तो यहाँ लिखेंगे भार, क्या लिखेंगे, भार। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W से। तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 ग्राम, एक मान जो है नोट हो गया। उसके बाद से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH का यहाँ अणु भार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अणु भार। तो अणु भार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अणु भार यम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो C का परमाणु भार जो होता है कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 2, ये 2 है इसने 2 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। H का क्या होता है, H का परमाणु भार 1 गुणे 5 प्लस O का क्या होता है, तो 16 होता है। उसके बाद से H का कितना होता है, तो H का पुनः फिर से लिख देंगे 1 होता है। तो यह 12 कहाँ से आया, C का 12 2 से गुणा कर दिए, H का जो है 1 5 से गुणा कर दिए, O 16, फिर H है आपका 1 हो गया। 12 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर करेंगे और यहाँ यम लिखेंगे, और 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना हुआ, 24 प्लस 5 एकन्नम 5 प्लस 16 प्लस 1, पूरा को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 46, कितना आ गया, 46। तो यम का मान कितना आ गया, 46 आ गया। अभी किसके लिए निकाला जा रहा है, तो विलय के लिए निकाला जा रहा है। अब यहाँ सूत्र होता है यन बराबर मोलों की संख्या, तो यन बराबर सूत्र हो जाएगा W/M। ये किसका सूत्र है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। क्या होता है, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणु भार। अब यन बराबर, अब भार कितना है, तो 46 है, तो यहाँ लिख देंगे 46 बटा, और अणु भार कितना है, तो अणु भार भी कितना है, 46 है। तो 46 से 46 का हो गया, कट गया, तो कटने के बाद कितना गया, तो बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, यन बराबर 1। तो यहाँ पर मोलों की संख्या 1 आ गया। तो यह मोलों की संख्या किसका है, तो विलय का मोलों की संख्या है यन बराबर 1। तो अब यन का मान जब निकल गया, तो जब विलय का निकाले थे, अब किसका निकालेंगे, तो विलायक के लिए निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे विलायक के लिए, विलायक के लिए। अब विलायक में देखेंगे भार कितना है, अणु भार कितना है, उसके बाद उसकी मोलों की संख्या की गणना करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना ग्राम है, तो 90 ग्राम जल है। तो यहाँ भार लिख देंगे, भार जो है कितने ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे भार, भार किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। भार बराबर 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या हो गया, भार हो गया। उसके बाद से अब अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार किसका निकालेंगे, तो जल का। तो यहाँ लिखेंगे जल का मतलब H2O का अणु भार, अणु भार। तो अणु भार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम से प्रदर्शित करते हैं। तो H का कितना होता है, तो 1 होता है, 2 से गुणा कर लेंगे, प्लस O का कितना होता है, तो 16 होता है, बराबर यहाँ यम लिख लेंगे, 2 एक करना 2, 16, 16 और 2 जोड़ लीजिए, 16 2 कितना हो गया, 18। तो जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार जो होता है 18 होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 18 होता है। अब इसमें मोलों की संख्या विलायक के लिए निकालेंगे। तो विलायक के लिए मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा यन से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा यन बराबर का हो जाएगा W/M, भार बटा अणुभार। अब यहाँ यन बराबर भार कितना है, तो भार जो है 90 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे 90 बटा और यम का मान क्या है 18। तो 18 × 90। तो यन का मान कितना आ गया, तो यन का मान जो है 5 आ गया। तो यन का मान 5 आ गया और छोटा यन का मान कितना आया था, तो 1 आया था।
तो n ये किसका मान है, तो विलायक में मोलों की संख्या है और यह जो है विलय की मोलों की संख्या है। अब यह दोनों मानों की सहायता से अब किसकी गणना करेंगे, तो मोल प्रभाज की गणना करेंगे। तो विलय की मोलों की संख्या के मान कितना आया था, तो 1 आया था और विलायक के मोलों की संख्या कितना आया था, 5 आया था। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या सूत्र होता है, n/n + n। मतलब विलय है तो इसमें ऊपर छोटा n और नीचे का आ जाएगा n + n। अब ये दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे तो बराबर कर लेंगे और यहाँ n का मान कितना है, तो n का मान 1 है बटा, और यह n का मान फिर लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ छोटा n और बड़ा n का मान रख लेंगे 1 बट्टा, आपका क्या हो जाएगा 1 + 5। अब बराबर करके 1/5 ये कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा। या 6 से आप 1 में क्या कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, नहीं भाग करेंगे तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज खत्म, अब किसका लिखाएगा, विलायक का। तो विलायक का मोल प्रभाज। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो विलायक का मोल प्रभाज का सूत्र होता है बड़ा N/N + n, बराबर कर लेंगे। अब बड़ा N का मान क्या है, तो बड़ा N का मान 5/1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/6। तो विलायक का मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा और विलय का भी मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा लगाने के लिए, आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और नोट करके इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर जो है हल करके उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे हमें जानकारी होगा कि आप लोग मोल प्रभाज लगाना सीख गए हैं। यदि नहीं सीखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, मोल प्रभाज हुआ है और मोल प्रभाज पे संबंधित क्या हुआ है, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल को लगाया गया है और भी न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। जब पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा थ्योरी का, तो न्यूमेरिकल एक अलग से वीडियो को अपलोड किया जाएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल रहेगा। तो यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उस घंटी को ऑप्शन को भी क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।